नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से रिलेटेड। यानी कि जो आपका 40 नंबर का पोर्शन आता है जीएस का, वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। कल हमने आपसे पूछा था क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इसी तरह की हिंदी की सीरीज चाहते हैं, यानी जो आपको 40 नंबर का हिंदी का पोर्शन आने वाला यूपीएसआई में, क्या आप उसके भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं। दूसरा एक चीज और आपसे जानना था कि आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं। अभी तो हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं, आपके लिए प्रीमियर कर देते हैं। क्या आप लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं? अगर आपको लाइव क्लासेस थ्रू पढ़ना है तो कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वो भी अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था 14 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 का पार्ट 1। करीब हम लोग ने 13-14 क्वेश्चन कल देखे थे। आज भी इतने ही करीब क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि 3 पार्ट में हमारा ये 14 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट 2। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो किस वर्ष हुई? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो है 1950। बहुत ही इजी याद करना। देखिए, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है। इसके 2 दिन बाद ही हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं, उद्घाटन करते हैं 28 जनवरी 1950 को। बिल्कुल इजी याद करना, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की भारत में। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसके बैक चलते हैं, मतलब ये तो आजादी के बाद की बात होगी। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट हम बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा इससे बैक में चलते हैं कि भारत में न्यायालय की शुरुआत कब से हुई। मतलब उच्चतम तो भूल जाइए, फिलहाल बात करते हैं न्यायालय की। जो कोर्ट व्यवस्था है ये कब शुरू, जब अंग्रेज थे तो क्या क्या हुआ। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, बात करते हैं 1773 की। सबसे पहले 1773 में कलकत्ता फोर्ट में, कहा कलकत्ता फोर्ट, जिसको फोर्ट विलियम बोलते थे, वहां पर बोला गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट को आप ये आज के सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर मत कर दीजिएगा, बस उस कोर्ट का नाम रख दिया गया था, एक न्यायालय का नाम रख दिया गया था, क्या? सुप्रीम कोर्ट। तो ये कोर्ट था जहां पर शुरुआत हुई थी न्यायालय की भारत में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 100 साल बाद 1861 में एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, हाई कोर्ट अधिनियम आता है। इसके तहत बात की जाती है कि 3 जगह, कहां पर? कलकत्ता, मद्रास और दूसरा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अच्छा, तीनों जगह एक साथ बने थे। 1861 का एक्ट आया था, इसके चलते 1862 में तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। कहां पर? कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल, मद्रास यानी कि चेन्नई के पास, और बॉम्बे। यही 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, आपको पता है, हम 1800 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात कर लीजिए इन तीनों में सबसे पहले कौन बना, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आप कलकत्ता को मार्क करिएगा। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 5 साल बाद ही यानी कि 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती। कौन से? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती। कब? 1866 में। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से हम इनको करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं था खास, इसको आप भूल सकते हैं 1773 वाला, लेकिन 1861 का हाई कोर्ट एक्ट याद रखिएगा। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 1862 में बन गया, 1861 का एक्ट था, और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1935 में आपको पता है क्या आता है? भारत अधिनियम एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। भारत का जो अधिनियम एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट आता है। उसके चलते जो पूरा संविधान एक तरह से बनाया गया था, उसमें जिक्र किया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। और जो ये जिक्र किया गया था ना, यही है हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आज का दिल्ली में है वो किस अधिनियम के तहत आया था, तो 1935 आप मार्क करेंगे। 1773 मत कर दीजिएगा। 1773 में सुप्रीम कोर्ट बोला गया था, लेकिन वो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस टाइम बस सुप्रीम कोर्ट नाम रख दिया गया था। देखिए, काफी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, एक बार इरेज करके आपको क्लियर पूरा फिर से बता देते क्या क्या याद रखना है। एक तो 1861 का आपको हाई कोर्ट एक्ट याद रखना है, हाई कोर्ट एक्ट, जिसके चलते 1862 में 3 हाई कोर्ट बन गए थे। कहां पर? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, उसके बाद 1835 का जो एक्ट आता है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान लाया गया था, और हम लोगों ने कब बना दिया? 28 जनवरी 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो हमने आपको बताई, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति हर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? फाइनेंस कमीशन। देखिए, हर 5 सालों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है।
आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र आता है और राष्ट्रपति इसका करते हैं हर 5 सालों में। ठीक है, तो अगर हर 5 सालों की बात कर ली, 1950 से शुरू हुआ था, ये पहला शुरू हुआ था वित्त आयोग 1950 से। तो अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं भाई? 15वां चल रहा होगा। 10 में हो गया 2000, उसके बाद 5, यानी कि अभी लेटेस्ट वाला जो चल रहा है वो चल रहा है 2020 से लेकर 2025 तक का। और इसके जो अध्यक्ष है वो इस समय है एनके सिंह। ठीक है, कौन है? एनके सिंह है, ये भी याद रखिएगा। और 15वां वित्त आयोग इस समय चल रहा है। तो ये सारी चीज आप याद रखिएगा, हर 5 सालों में गठन होता है। आर्टिकल 280 भी याद रखिएगा। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन है? सीधा सीधा आपके एग्जाम में आता है कई बार। 15वां चल रहा है और इस समय अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। 2020 से 25 15वां वित्त आयोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में अभिज्ञान जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और अच्छा, विश्व की बात कर रहा है, हॉटस्पॉट है, स्टॉप नहीं, ठीक है। और विश्व की बात कर रहा है तो वर्ल्ड में देखिए, बता दें आपको, इस समय जो हॉटस्पॉट है वो है 36। एग्जैक्टली कितने? 36। अच्छा, अगर भारत की बात कर लेता, भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो है 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 से लेकर 40 के बीच है, यानी कि वर्ल्ड में कितने? 36 है, भारत में है 4। तो भारत में 4 है तो भाई नाम भी याद होने चाहिए, गिने चुने तो है भारत में, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 2 तो ऊपर ही हो गए। एक को बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय, जो आपका जो असम वाला रीजन है उस पूरे रीजन को बोला जाता है ईस्टर्न हिमालय। फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, ऊपर वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न हिमालय। तो ये वेस्टर्न हिमालय हो गए, दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तीसरा, अगर आप नीचे जब आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। जो इधर का एरिया नहीं है, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न तीसरा हो गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका वेस्टर्न घाट। और चौथा है हमारा अंडमान एंड निकोबार पूरा कंप्लीट। तो अंडमान एंड निकोबार जो हमारा जो आइलैंड है ये पूरा का पूरा। तो कौन 4 हमारे हॉटस्पॉट हो गए भारत में? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार। ये 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है अपने भारत में। और वर्ल्ड में टोटल कितने? 36 है। ये किस वजह से बनाया जाता है? ये विविधता है। देखिए जैव विविधता मतलब एक अलग तरह की चीज है जिसको हमें संजो कर रखना है। जो यहाँ की जैव विविधता है, जो डिफरेंट है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इस तरह की चीजों को हम हॉटस्पॉट बना देते हैं कि इनको संजो कर रखना है, वरना ये विलुप्त हो जाएंगे तो शायद दोबारा ना मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतरराज्य परिषद ISC, अंतरराज्य परिषद का इंग्लिश में क्या होगा? इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल की 12वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इतना डीप में पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल होता क्या है। ठीक है, तो बाकी बाद में आगे डिटेल में बात करते हैं। देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जैसा कि नाम बता रहा है, आपस में जो स्टेट के जो मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में सबसे पहली बात तो। और बात की गई थी कि साल में 3 बार इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बता दें 1990 से 2021 चला है, करीब 30 सालों में मात्र अभी तक 12 मीटिंग्स हुई है। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने 12वां पूछा है। और लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 2017 में हुई थी। तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। लेकिन आप इसको करंट अफेयर की नजर से मत देखें, इसको आप जीएस स्टैटिक के पोर्शन से देखें कि टोटल ये होता क्या है, इसका किस आर्टिकल में जिक्र है और इसका मकसद क्या है। ठीक है, आप इन चीजों को जानने की कोशिश करें। तो इंटर स्टेट काउंसिल कब बना? 1990 में बना। बात हुई थी कि हर साल 3 मीटिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल 30 सालों में मात्र 12 ही मीटिंग हुई है। और लास्ट कब हुई? 2017 में हुई। उसकी अध्यक्षता की थी हमारे राजनाथ सिंह ने। लेकिन आपको बता दें, इन जनरली जो वहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 263 में इसका मेंशन है, आर्टिकल 263 में वहां पर लिखा हुआ है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। यानी कि अगर जनरली बात कर ली जाए तो प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि मोदी साहब इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो ये मीटिंग हुई थी ना, 12वीं मीटिंग हुई थी, उसमें किसी कारणवश राजनाथ सिंह को इसकी अध्यक्षता मिली थी। ठीक है, तो ये सब चीज होगी। अच्छा, ये मुद्दा क्या होता है? इंटर स्टेट काउंसिल काम क्या करता है? देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है, पहले तो इसमें कौन कौन लोग होते हैं इसको आप जान लीजिए। नंबर 1 PM रहेंगे। दूसरा क्या रहते हैं? इसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, यानी कैबिनेट रैंक के मंत्री रहेंगे। और 9 मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि 9 चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं। ये सब लोग मिलकर बनाते हैं एक जो मीटिंग, ये जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, ये मीटिंग होती है, इस पर होते हैं। ठीक है, और इसमें डिस्कशन किया जाता है कि स्टेट का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। स्टेट को फाइनेंस, कहाँ फाइनेंस के जो सोर्सेस होंगे उसकी व्यवस्था कैसी होगी, स्टेट में कोई भी चीज का एलोकेशन करना है, फाइनेंस का एलोकेशन जैसे बता दिया। दूसरा, हाँ, पुलिस का एलोकेशन, जो आर्म फोर्सेस होती हैं उसका एलोकेशन कैसे किया जाएगा। तो मतलब स्टेट के जो मुद्दे होते हैं, स्टेट का डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, स्टेट की जो डिमांड है उनको कैसे पूरा किया जाए, इन सब बातों की
डिस्कशन होती है मीटिंग में, ठीक। तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। शुरुआत हुई थी 1990 में। अध्यक्ष होते हैं जनरली प्राइम मिनिस्टर, बट जो 12वीं समिति थी 2017 में थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह थे। और ये हमने आपको इसका बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं। पीएम, 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 चीफ मिनिस्टर। जैसा सीएम सीएम दोनों तरफ लिखा है, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर कर लीजिए। आपको पता है जो मंत्रिमंडल होता है हमारे, जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं वो होते हैं 5, और 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये सब लोग जब बैठते हैं तो एक मीटिंग की जाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बाकी आगे पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगेन देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएसआई में, मतलब मजा आ जा रही है ऐसे क्वेश्चन है। पॉलिटी पूरा भर के पूछी गई है, मूल विधि बहुत ज्यादा भर के पूछी गई है, जीएस के क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है। तो पूछा गया भारत का संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ, जिसमें यह हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता संबंधित प्रावधान किए गए। एक्चुअली जब अपना संविधान बना था, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनके तैयार हो गया था। फिर हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। तो उस समय हुआ क्या था कि हमने आर्टिकल नंबर जो हमारा 19 है, उसमें हमने पूरी भर भर कर स्वतंत्रता दी थी। बोलने की आजादी है, व्यवसाय करने की आजादी, सब की आजादी थी। लेकिन आगे चलकर जब लोगों ने सोचा, इसमें एक साल जब मीटिंग हुई हमारी, तो उसमें डिस्कशन ये हुआ कि इसका तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है। तो उसमें कुछ मतलब लिमिटेशन लाई गई, कुछ आपको उसमें लिमिटेशन लगाई गई कि आप जैसे देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो, ठीक है। जैसे आप ये अब कह दो कि नहीं अब हम बंदूक ही बनाएंगे बैठ के, मतलब इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी मतलब इस तरह की कोई आजादी नहीं ले सकते जो देश के हित में ना हो। तो इन सब के लिए बात की गई, आर्टिकल 19 की बात की गई। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये देखिए, जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता। मतलब ये था जो 1951 में हमारा पहला संशोधन हुआ, उसके तहत हमने नवी अनुसूची जोड़ी थी। नवा शेड्यूल, नवी अनुसूची। आपको पता है जब हमारा संविधान बना था तो टोटल 8 अनुसूचियां थी। नवी अनुसूची जोड़ दी थी हमने 1951 में, जिसको हमने बोला था लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून होंगे, लैंड रिफॉर्म यानी जो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून होंगे वो सब चीज कहां जोड़े जाएंगे? नवी शेड्यूल में जोड़े जाएंगे। और एक इसमें कानून ला दिया गया था कि जो भी सब्जेक्ट नवी शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट या सिंपल सी बात कर दे न्यायालय न्यायिक पुनः अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ा कानून जोड़ दिया गया था नवी अनुसूची में कि जो भी नवी अनुसूची में सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनः अवलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। हालांकि आगे चलकर हमने आपको बताया था कि 2007 में एक केस हुआ था, कोएल्हो केस। क्या नाम बताया था हमने? कोएल्हो केस। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज केस है। कोएल्हो केस आया था। इसके अंतर्गत ये बात हुई कि जो भी नवी शेड्यूल में सब्जेक्ट है अब उन पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनः अवलोकन कर सकती है। और उसकी डेट बता दी गई थी, डेट बोली गई थी 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी सब्जेक्ट नवी अनुसूची में जोड़े गए हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनः अवलोकन कर सकती है। तो इस कोड को याद रखिएगा, इस वाद को याद रखिए। आप देख रहे हैं कितने ज्यादा वाद आते हैं। अच्छा, इस चीज का हम पहले डिस्कशन कर भी चुके हैं कोएल्हो केस का। और इस डेट से ही क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इस डेट पर केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था। तो केशवानंद भारती केस क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पहले ही डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो हम ये सब बताते हैं ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखिए कितना इंटरकनेक्ट है। 1991 में नवी अनुसूची जोड़ी गई, उसके बाद और जिसके तहत बोला गया कि इन पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे सकती, तो कोई भी इसमें रिव्यू कर ही नहीं सकती। फिर 2007 में इस पर आ गया कि नहीं अब रिव्यू करेंगे और डेट दे दी गई 1973 तक की। 1973 क्यों दिया गया? क्योंकि केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था। वो भी एक बहुत ही अपनी हिस्ट्री का एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट था एक, ठीक है, जो केशवानंद भारती केस था। तो आप ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप ऐसे जैसे जैसे हम आपको बताते जाएं, थोड़ा पॉइंट वाइज लिखते रहा करें, रफली लिखते रहा करें और धीरे धीरे आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? देखिए ऐसा बनाएं, इसका मतलब होता है कि आगे 2 मोड़ है हमारे। देखिए 2 टर्न दिखाए, एक ये टर्न दिखाए, एक ये टर्न दिखाए, इसको बोलते हैं 2 टर्न है। दूसरी बात, इधर तरफ नुकीला है, इधर तरफ फ्लैट है। इसका मतलब जिधर तरफ नुकीला होता है
उधर तरफ टर्न पहले आएगा, जिधर तरफ फ्लैट है उधर तरफ बाद में आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दो मोड़ है, पहला बाईं तरफ, देखिए लेफ्ट साइड में नुकीला बनाया था ना, तो इसका मतलब पहला किधर है, पहला बाईं तरफ है और उसके बाद दूसरा वाला मोड़ आएगा। तो इस तरह इसका सिंबल बनाया है। ये अधिकतर आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेगा, जनरली इधर हाईवे में आपको नहीं मिलेंगे इस तरह का मोड़, पहाड़ी इलाकों पर मिल जाता है क्योंकि वहां पर पहाड़ काट कर इस तरह बनाए जाते हैं और शार्प टर्न होता है। वहां पर डबल लेन भी नहीं होता कि आप अलग अलग लेन से चल लें, तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये सब संकेतों का हम यूज करा करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य से प्रचलित है? पहले तो जानिए बेवर खेती होती क्या है। देखिए बेवर खेती में होता क्या है, ये होती किधर तरफ है आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और जो ये हमारा मध्य प्रदेश का एरिया है, इस एरिया में होती है। और एक खास प्रजाति के लोग थे, कोबरा, हाँ कोबरा प्रजाति के लोग जो होते हैं वो खासकर इस खेती को करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो भी एक पिछली फसल होती है, जो झाड़ियां होती है, छोटी बड़ी झाड़ियां होती है, उस पर आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है। उसके बाद से उसमें बीज बो दिए जाते हैं, मतलब आग लगाने के तुरंत बाद से जब वो ठंडी हो जाती है आग, उसमें तुरंत खेत में बीज बो दिए जाते हैं, जिससे कहते हैं कि उसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। इस खेती को यूज वहां पर किया जाता है जहां पर पानी कम मिले, जहां पर पानी के रिसोर्सेस कम है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी के रीजन में होती है। कोबरा प्रजाति के लोग खासकर इस खेती को करते हैं। आप इसको गूगल में लिखिएगा वेबर फार्मिंग प्रोसेस, आपको वीडियो दिख जाएंगे कि खेत में आग लगी हुई है, उसके बाद बीज बोए जा रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया और उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में पता तब चला जब वह बैंक में एक लोन लेने गया और यह मुकदमा उसने अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए की। देखिए इस पर एक अभी मूवी बनी थी जिसका नाम है कागज, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। पंकज त्रिपाठी ने इस पे एक्टिंग की है, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की, हमने देखी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, मतलब देखने लायक मूवी है। हुआ क्या था, इसका आपको केस बताते हैं। ये आजमगढ़ का केस है, रियल केस है, वो मूवी रियल केस पर बनी है। आजमगढ़ का केस है। इसमें लाल बिहारी एक थे, लाल बिहारी साहब। इन्होंने क्या हुआ, इनके भाई साहब, इनके चचेरे भाइयों ने क्या किया, इनकी जमीन हड़पने के लिए लेखपाल को कुछ पैसे देकर बोल दिया कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है और वो जमीन सारी उनके नाम कर दी जाए। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर इसके बाद जब लाल बिहारी साहब को कभी जरूरत पड़ी लोन लेने की, तो ये पहुंचते लेखपाल के पास कि हमको कागज की कुछ कॉपी दे दो जिसको हम बैंक में जमा कर दे। तो लेखपाल बोलते हैं आपकी तो कागज पे मृत्यु हो चुकी है, तो आपके नाम तो कोई जमीन है ही नहीं है और आप तो वैसे मर चुके, तो आपको हम कैसे दे दें। तो तब इनको पता चला। उसके बाद इनकी ये पर्सनल पर रेस्पेक्ट पर आगे सेल्फ अस्तित्व की बात आ गई कि यार हम तो मर चुके हैं, कागज पर मर चुके हैं। तो इन्होंने केस लड़ा और करीब 20 साल ये केस चला। उसके बाद इनको कोर्ट ने बोला कि हाँ आप जिंदा हो, मतलब 20 साल तक ये कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। कोर्ट मानने को तैयार नहीं थी कि आप जिंदा हो, कागज पर आप मर चुके हो और आपके लिए जिंदा का कागज वापस आपको, मतलब ये समझ लीजिए कागज की क्या वैल्यू होती है। इस मूवी पर यही दिखाया गया है। तो 1975 से 1994 तक ये केस इन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लिया और इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई लोगों को जनाने के लिए कि देखो हम जिंदा है, लेकिन ये कागज पर सरकार क्या कर रही है, कागज पर लेखपाल क्या बोल रहे हैं। हालांकि जब 1994 में फिर इनका मुकदमा मान लिया गया, इनको जिंदा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कागज मूवी है और लाल बिहारी का मुकदमा है, आजमगढ़ से रिलेटेड है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब डीप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकिल बिन की छानबीन की जाती है। देखिए एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं डंपस्टर डाइविंग। क्या बोलते हैं, डंपस्टर डाइविंग। होता क्या है, इसको आप पहले नॉर्मल वे में समझिए, फिर इसको ले चलते हैं कंप्यूटर के मामले में। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी की जांच होती है, टीवी में आप देखते रहते हैं सीआईडी आता है। तो क्या होता है, कई बार सबूत हमको कहां पर मिल जाते हैं, ट्रेस में मिल जाते हैं, डस्टबिन में मिल जाते हैं। यानी डस्टबिन की आप बिल्कुल एक तरह से डस्टबिन की खोज की गई, ट्रेस में खोज की गई, उसको बोलते हैं डंपस्टर ड्राइविंग मेथड। यानी कि जो कूड़ा करकट है, जो मतलब रिजेक्टेड आइटम है। कई बार होता है कि आपका मोबाइल है पुराना, आपने उसको फेंक दिया, बट उसमें कई ऐसे चीज होते हैं जो सबूत है अगर देख लिया जाए, ठीक है, तो उनसे खुदाई कर ली गई, तो इसको बोलते हैं डंपस्टर डाइविंग मेथड। सेम चीज कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बता दिया, पुराना मोबाइल हो गया, पुराने मॉडेम हो गए, आपने क्या क्या सर्च हिस्ट्री की, पुरानी पेन ड्राइव्स हो गई, सबको खोद के निकाल लिया जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें थी, तो उसको बोला जाता है, इस मेथड को बोला जाता है डंपस्टर ड्राइविंग। बड़ा अच्छा नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, याद कर लीजिएगा, अगर वरना आप इसमें गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? ये बनी थी आपकी 1985 में। इसकी तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। देखिए हुआ क्या था 1984 तक की, आपको बता दे क्या होता था उस समय। मान लीजिए कोई एमपी है, कोई संसद है हमारा, वो क्या करते थे 1984 तक, कोई रूल नहीं था। वो आज मान लीजिए भाजपा में है, कल कांग्रेस ने पैसा दिया तो वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। तो एक संसद थे, उन्होंने एक दिन के अंदर 4 बार पार्टी बदली थी। इस वजह से उनका नाम भी रख दिया गया था आया राम गया राम। ये आपने कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम, ये वहीं से प्रचलित हुई। एक दिन के अंदर 4 बार पार्टी बदली, मतलब दल बदल बिल्कुल, दल बदलू बिल्कुल हो गए थे। तो ये सब देखते हुए देखा गया कि बड़ा मिसयूज हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। रोज रोज आपने देखिए, कभी अगर आप चेक करेंगे तो ये जो टाइम था हमारा 1970 से लेकर 1980-90 का जो पीरियड था, 2-2 सालों के लिए प्रधानमंत्री बन रहे थे, 1-1 सालों के लिए प्रधानमंत्री बन रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ये एमपी थे ये दल बदल कर लेते थे, पार्टी बदल देते थे, तो सरकार गिर जाती थी। तो इसके लिए एक कानून लाया गया जिसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसको बोलते हैं दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून। अब ये नियम ला दिया गया था, अब कोई भी एमपी अगर ऐसा करता है, कोई भी हमारा सांसद ऐसा करता है, तो उसको सांसद रहेगा ही नहीं, उसकी सांसद की जो पात्रता है उसको रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अब आप दल बदल कर ही नहीं सकते। तो ये किस में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कौन सी 9वीं अनुसूची, वो कब लाई गई थी? 1951 में। और 10वीं अनुसूची वो कब ऐड किया गया? 1985 में ऐड किया गया। तो दोनों चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? देखिए लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन बनाई गई इस क्वेश्चन की, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन की बात हो रही है। आपके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो कहां से कहां तक जिक्र किए गए हैं? तो इसका जिक्र आपको पता है हमारे पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक किया गया है। यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 12 से 51 है, 12 से 51, तो इस वजह से ये यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 12 से 35 तक होना चाहिए था एक ऑप्शन, वो आपका सही हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट के बारे में हमने आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 हुआ करते थे, एक को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हमने हटा दिया है। फिलहाल इस समय हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए सालाना थी वित्तीय वर्ष 2016-17 में, उनके लिए आयकर की दर क्या थी? 2016-17 की बात की जा रही। अगर आप 6 लाख रुपए थी आपकी आय, तो आपको कितना आयकर यानी कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो जो उस समय थी वो भी वही इस समय। अगर आप 5 लाख की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं सालाना इनकम, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। आज भी यही सीमा है और 2016-17 में भी यही सीमा थी। आज को आपको बता दें 2.5 लाख से लेकर अगर 5 लाख के बीच अगर आपकी सैलरी है, तो आपको 5% देना पड़ता है। और अगर आप 5 लाख क्रॉस कर जाते हैं तो सीधा आपको इनकम टैक्स में 20% के स्लैब में आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? देखिए सीआईडी ये इसका जनक की बात की जा रही है, तो ये अपने आजादी के पहले की बात है। 1910 में करीब शुरू हुआ था, सीआईडी की बात शुरू की गई थी। और ये शुरू किया था राय बहादुर पंडित शंभुनाथ ने। किसने शुरू किया था? राय बहादुर पंडित शंभुनाथ ने। ये अंग्रेजी जो उस समय सेना थी उसमें एक प्रमुख सदस्य थे, उसके मेंबर थे, और इन्होंने ऐसा सुझाव दिया था, इस वजह से सीआईडी का जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? देखिए किसके अंतर्गत नहीं किया जाता, मतलब आप अगर लोन लेने जा रहे हैं और आपको कौन सा लोन चाहिए? कृषि लोन चाहिए, तो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत आपको नहीं मिलेगा? देखिए सिंचाई के लिए चाहिए तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कि आपको सिंचाई करना है, आपको लोन चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। भूमि के विकास की बात कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा। शुष्क भूमि खेती, यानी कि आपकी जो खेती है वहां ड्राई है और उस पर थोड़ा ज्यादा खर्चा लगने वाला है, इसकी वजह से लोन चाहिए तो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर भूमि बंधक है आपकी तो नहीं मिलेगा। भूमि बंधक क्या होता है कि किसी के नाम पर है, दूसरे के नाम में आपने पहले ही बंधक बना रखी है भूमि को, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और आप अपनी भूमि को भी बंधक बनाकर नहीं ले सकते हैं वहां पर लोन जाके। मतलब आप बैंक को ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी जमीन पर कब्जा कर लेना, भूमि बंधक के चलते नहीं मिलता है लोन कृषि में। अपने यहाँ ये अलाउ नहीं है कि किसानों की जमीन हड़प ली जाए। ठीक है, आप देखते हैं कृषि लोन को माफ तक कर जाता है लेकिन उनकी जमीन नहीं हड़पी जाती। ठीक है, कृषि लोन बहुत ज्यादा माफ किया जाता है अपने भारत में, आपको पता होगा।
तो भूमि बंधक का सिस्टम नहीं है। भूमि बंधक के तहत आप कृषि लोन नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लोन नहीं ले सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना, इसमें से किसका ये सब मतलब है? तो आपको बता दें, इसमें ये सामाजिक वानिकी है, इसका मतलब होता है कि पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बात ये की गई थी कि 5 चीजों को हमें गांव में प्रमोट करना है, देना है, फ्री में देना है, कैसे भी करके। क्या क्या चीजें हैं? जो हमारे जो कृषि भाई हैं, जो खेती करते हैं और जो जानवरों को पालते हैं, उनके लिए सबसे पहले चारे की व्यवस्था जानवरों के लिए। कृषि जो भाई है उनके लिए भोजन की व्यवस्था, कृषि हो गया, भोजन हो गया, रेशम की व्यवस्था, जो लोग रेशम के व्यवसाय करते हैं, रेशम हो गया, और एक दो चीज थी जो मतलब जरूरी चीज है, फंडामेंटल चीज है, उन सब चीजों को प्रावधान करना जिसके तहत क्या हो, वनों का प्रबंधन हो, संरक्षण हो, मतलब कोई गलत तरीके से इनको यूज ना करे, बंजर भूमि का वनीकरण हो। इस तरह की चीज के लिए हमने एक चलाया गया था, योजना चलाई गई थी, जिसको बोलते हैं क्या, सामाजिक वानिकी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन था। अच्छा, हालांकि आपको बता दे, अच्छा क्वेश्चन था एनवायरमेंट का। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चे 68 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। हमारे पास बच्चे हैं 12 क्वेश्चन, जिसको हम कल की क्लास में देख लेंगे, यानी कि 3 पार्ट हमारे ये शिफ्ट समाप्त हो जाएगी। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, और ये बताइए कि क्या आप अलग हिंदी के, मैथ के और रीजनिंग की भी सेम क्लास चाहते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे द्वारा आप कौन कौन सी क्लासेस चाहते हैं, या आपको अदर टीचर्स के द्वारा मैथ की चाहिए, या किस टाइप से आपको क्लासेस चाहिए, आप कमेंट में बताएं। आपको यूपीएसआई की हमारे चैनल पर पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ये हमारा वादा, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे। आपको पता था मेरी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद हम क्लास रिकॉर्ड करते जा रहे थे। आज तो खांसी नहीं आई, शायद ये बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें बीच में खांसी नहीं आई हो। तो हमारा कमिटमेंट आप देख ही रहे हैं, आप भी कमिटेड हो जाइए। अक्टूबर में आपका यूपीएसआई के एग्जाम है, और आप बताइए आपको क्या क्या टॉपिक और वीडियोस चाहिए, किन सब्जेक्ट पर चाहिए, और उस पर हम आपके लिए जरूर से जरूर क्लासेस लाएंगे, और हर हालत में यूपीएसआई निकाल कर रहेंगे, आपको भी निकलवा कर रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।